हम वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में बांटकर देखते हैं। एक तो आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान गंगा घाटी था। इनका डायरेक्शन हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल में इनका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ था और उत्तर वैदिक काल में इनका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ था। ठीक है, अब देखिए जो गंगा घाटी का क्षेत्र है दोस्तों, इसको प्राचीन काल में मध्य देश कहा जाता था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने यूपी स्पेशल पेपर 5 से संबंधित पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता को देख लिया है। बेसिकली आज की क्लास के माध्यम से हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर इसका पीडीएफ सेंड किया जाता है और स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अपने किसी भी प्रकार के डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होने वाला है। दोस्तों देखिए, अगर मैं बातचीत करूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक सभ्यता को हम मुख्यतः दो कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो आपका है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें या फिर भारत के संदर्भ में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो निवास स्थान था वो था सप्त सिंधु प्रदेश दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें तो आर्यों का जो निवास स्थान था वो था गंगा घाटी। ठीक है, आप इस बात को फिर से समझ लीजिए। मैंने बताया कि वैदिक काल को मुख्यतः दो कालखंडों में बांट कर देखते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर हम ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में बात करें तो आर्यों का जो निवास स्थान था वो था सप्त सिंधु प्रदेश और जो उत्तर वैदिक काल था उस काल में आर्यों का निवास स्थान गंगा घाटी था। अब यहाँ पर मैंने इसके डायरेक्शन को दिखाया हुआ है क्या कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे उनका जो एक तरीके से डायरेक्शन कह सकते हैं वो क्या था, तो कहेंगे कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ था। आप देख पा रहे हो कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ था, अर्थात ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ और लेफ्ट साइड में वेस्ट और राइट साइड में आपका ईस्ट हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये इनका डायरेक्शन था। लेकिन चूंकि जैसा कि यहाँ पर बीच में विंध्यन श्रेणी पड़ता है तो विंध्यन श्रेणी के क्रम में ये अपने डायरेक्शन को उत्तर वैदिक काल में चेंज कर देते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ये गंगा घाटी की तरफ जो है गमन करते हैं और इस प्रकार इनका डायरेक्शन हो जाता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अर्थात वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगभग इनका डायरेक्शन हो जाता है। देखिए, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चंस पूछे गए तो सामान्य उत्तर सब लिखेंगे, लेकिन जब आप इस प्रकार के डायग्राम, इस प्रकार के कंसेप्ट को वहां पर पुट ऑफ करते हो दोस्तों, तो औरों से ज़्यादा आपको नंबर मिलता है, एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ता है और वह इस चीज़ को समझ पाता है कि बच्चे को कंसेप्ट की समझ है। ठीक है, यहां से मैं कहता हूं कि 0.5 आप मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट रहा। आप इसको फिर से मैं समझा देता हूं कि हम वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में बांटकर देखते हैं। एक तो आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान गंगा घाटी था। इनका डायरेक्शन हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल में इनका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ था और उत्तर वैदिक काल में इनका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ था। ठीक है, अब देखिए जो गंगा घाटी का क्षेत्र है दोस्तों, इसको प्राचीन काल में मध्य देश कहा जाता था। तो यहां पर मध्य देश आप इंडिकेट करेंगे अगर इस संदर्भ में क्वेश्चन आता है तो यहां पर चांस है कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद ये मैंने बताया कि लगभग ये चूंकि देखिए मैप है और हम हाथ से अगर बनाते हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बना सकते, तो यहां पर हम लगभग दिखा सकते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश ये है दोस्तों, जहां पर ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान देखने को मिला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये कंसेप्ट आसानी से समझ पाए होंगे। अब चूंकि कुछ जो है थ्योरी पार्ट है जो कि हमें आंसर्स में हमारे लिए कंटेंट बिल्ड करते हैं, तो हम थोड़ा सा कंटेंट को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम उत्तर प्रदेश और वैदिक सभ्यता के बारे में बातचीत करें तो देखिए थोड़ा सा ये नोट्स में था तो ऑलरेडी मैंने इसको खींच कर इसको सोचा कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने अलग से नहीं लिखने का प्रयास किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बनाते होंगे या फिर नहीं भी बनाते होंगे तो इस नोट्स के माध्यम से आप जो भी कमी लगती होगी उसका वैल्यूडेशन करते होंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़ के बता देता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए जो हमने ऊपर बताई है। यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत में आर्य सभ्यता की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदिक सभ्यता से वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति गंगा घाटी में आर्यों की विभिन्न गतिविधियों, आर्थिक समृद्धि के साथ स्थायी भौतिक जीवन तथा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आदि का पता चलता है। ठीक है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अर्थात यहाँ पर कहने का प्रयास यही किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत है
उसमें आर्य सभ्यता की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, उसके बाद वैदिक साहित्य से वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, गंगा घाटी में आर्यों की विभिन्न गतिविधियों जैसे आर्थिक समृद्धि, ठीक है, स्थायी भौतिक जीवन और राज्य निर्माण की प्रक्रिया में आदि का पता चलता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस पॉइंट को एज इट इज आपको हो सकता है कि भूमिका में आपको उतार देना है। आप इसको, इस चीज़ को अगर नहीं समझ पा रहे दोस्तों, 2 से 3 बार आप इस चीज़ को बार बार पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत में आर्य सभ्यता की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदिक साहित्य से वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि वैदिक साहित्य से जो हमें जानकारी मिलती है वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, गंगा घाटी में आर्यों की विभिन्न गतिविधियों, ठीक है, आर्थिक समृद्धि के साथ स्थायी भौतिक जीवन तथा राज्य निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हमें पता चलता है। किससे? तो कहेंगे वैदिक साहित्य से। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। एज इट इज आप ऐसे ही इंट्रोडक्शन में इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हम हवा हवाई तो बात नहीं कहेंगे, हमें कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ तथ्य चाहिए। तो यहाँ पर तथ्य देखने को हमें मिलता है क्या कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों नदी सूक्त से गंगा और यमुना जैसी नदियों का उल्लेख मिलता है जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ हमें हवा हवाई नहीं कहना है, हमारे पास तथ्य होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए। तो मैंने पहला प्रमाण बताया दोस्तों कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त से गंगा और यमुना जैसी नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद अगला है कि ऋग्वेद से कुरुक्षेत्र, पांचाल, अयोध्या और काशी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कहाँ से? तो कहेंगे ऋग्वेद से। फिर अगला है दोस्तों, अगला जो हमारा तथ्य है वो क्या है कि उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 से 600 बीसी के बीच आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। यह उनके प्रसार की दिशा तथा गौतम राहुगढ़ विदेथ माधव की कथा से पता चलता है। अर्थात ये कहाँ से पता चलता है? तो गौतम राहुगढ़ और विदेथ माधव की कथा से पता चलता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप ये पॉइंट भी समझ गए होंगे। देखिए, मैंने शुरू में ही पहले ही क्लास में बताया था कि मैं कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो वीडियो आंसर राइटिंग आएगी ना उसमें आप देखेंगे कि अलग ही चमत्कार होगी, क्योंकि जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा आप लिखेंगे कैसे? और कंटेंट आज के डेट में मायने नहीं है, एक सही और ऑथेंटिक कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप यहाँ पर वीडियो का लेवल देखकर या कंटेंट का लेवल देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेंट किस लेवल का है। भले ही थोड़ा सा हमारे पास संसाधन नहीं है, हम उतने टेक्नोलॉजी या उतने अट्रैक्टिव तरीके से आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, बट गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पर बिंदु है दोस्तों क्या है? तो कहेंगे विदेथ माधव की कथा से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य बहने वाली सदानीरा, अर्थात सदानीरा किस नदी को कहा जाता है? तो गंडक नदी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद अगला है कि उत्तर वैदिक कालीन साहित्य से हमें कुछ ऐसे राज्यों का नाम भी मिलता है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से, जैसे कुरु, पांचाल और काशी। ठीक है, इस चीज़ को हमने जैसे ऊपर ही देखा। फिर अगला जो बिंदु है दोस्तों, अगला बिंदु क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति के संस्थापक आर्य और उनके धार्मिक विश्वास की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। जो मान्यताएं आज भी प्रदेश में जीवंत हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या यहाँ पर कहा गया कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति के संस्थापक आर्य एवं उनके धार्मिक विश्वास की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, जो मान्यताएं आज भी हमारे प्रदेश में जीवंत हैं। उसके बाद अगला है कि वैदिक साहित्य में हमारे प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ऐसा जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो क्या है? तो कहेंगे वैदिक आर्यों का मुख्यतः उत्तर प्रदेश काल में गतिविधियों का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी ही थी। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वैदिक आर्यों का जो गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है वो गंगा घाटी रहा है। इस बात का प्रमाण 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों के उदय से प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से 8 जो महाजनपद है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश से ही थे। ठीक है, तो ये प्रश्न रहा उससे संबंधित कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि संभावित प्रश्न भी आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य के आधार पर वर्तमान उत्तर प्रदेश के इतिहास की चर्चा करें। अगला प्रश्न है कि वैदिक कार्यों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी थी, स्पष्ट करें। ये 2 प्रश्न चांसेस है कि आने वाले पीसीएस मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो के माध्यम से वैदिक सभ्यता, चूंकि वैदिक सभ्यता के संदर्भ में हमें उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है, परंतु जो भी ऑथेंटिक और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी रही हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप अपने नोट्स में इसका वैल्यू एडिशन करेंगे या फिर एज इट इज आप ऐसे ही नोट्स बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।